आइए, कल अभी हमारा एक लेक्चर इसके पहले पढ़ा था। सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके आगे का क्वेश्चन आज कराएंगे। कल 10 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आज आपका 11वें क्वेश्चन से कराएंगे। ये अंसाल्व पेपर है 2025 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। अगर ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे कई सेट का अगर पेपर, तो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगा और आप आराम से पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, यहाँ जो बारंबारता है सबसे पहला पद है 2, ये 2 लिखेंगे। 2 में 7 ऐड करते हैं 9 हो गया, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, और 12 में 10 22, और 22 में 4 करने पर 26 आ गया, और इसका योग भी करने पर 26 आएगा, और अगर 26 का आधा करेंगे तो 13 आएगा। अब ये 13 हम चेक करेंगे कि इसके अंतर्गत जाएगा संचयी बारंबारता में। देखिए 2 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 12 से बड़ा है, तो 22 के अंतर्गत आएंगे, और वर्ग अंतराल में चेक करेंगे तो 15 से 20 वाला ये आपका आंसर सही होगा। इस तरह से आपका जो ऑप्शन डी ऑप्शन है 15 से 20, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका जो विकल्प सही होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 दिया हुआ है वो कह रहा है यदि tan a बराबर 1, तो कह रहा है तो 2 sin a और cos a का मान बताना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देना है ये कि अगर tan a बराबर 1 है तो 2 sin a और cos a का मान बताना है। तो ये हमें सारणी हमको पहले सबसे पहले याद होनी चाहिए। अगर सारणी याद है ट्रिग्नोमेट्री की तो आप आराम से कर लेंगे। तो वहां देखिए अगर tan a अब यहाँ एक tan एक कितने का वैल्यू होता है, tan 45 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan 45। अब a बराबर आपको 45 मिल गया। अब यही मान उठा करके जहां पूछ रहा इसका मान पूछ रहा था क्या होगा, तो इसका मान हम लोग आसानी से रख सकते हैं 2 गुणे साइन ए। तो साइन ए का मतलब होता है साइन 45 और कास ए का मतलब 45। अब इसके भी मान उस सारणी से हमें रखने होंगे। साइन 45 का मान 1/2 में 2, कास 45 का मान भी 1/2 में 2। तो इस तरह से देखिए साइन का जो मान है, अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, साइन 45 का भी 1/2, कास 45 का भी मान 1/2 में 2 होता है। तो यहाँ पर हम 2 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कड़ी में 2 और कड़ी में 2 ऑलरेडी नीचे हर में है, तो ये सब कट जाएंगे एक दूसरे से। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। इस तरह से आपका जो विकल्प है, या कड़ी में कड़ी का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाती है 2/2, और काटेंगे तो इसका मान 1 आएगा। तो जब इसका मान 1 आएगा तो इसमें जो विकल्प है वो सी ऑप्शन सही है, 12 का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 12 के बाद 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है और इसका एक प्रमेय होता है, उसको आपको पढ़ना होना चाहिए, आना भी चाहिए। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है दोनों तरफ वो क्या होती है, बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कहने का मतलब ए से जितनी P तक की दूरी होगी P से उतनी B तक की दूरी होती है। तो यहां से देखिए जब किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा उस वृत्त पर स्पर्श बिंदु से उस
केंद्र तक जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या आपस वहां लंब होती है। मतलब वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु से उस वृत्त के केंद्र तक की जो ये लंबाई है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, वो त्रिज्या यहाँ पर स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु पर वो त्रिज्या लंब होती है। तो जब लंब होती है तो यहाँ 90 अंश बनेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर विचार किया जाए तो अगर हमको क्या दूरी दिया हुआ है, कह रहा 25 सेमी दूर स्थित बिंदु कि उस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। अब इसकी लंबाई आपको एक की 24 दी गई है और एक की आपकी लंबाई 25 है। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और कह रहा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहां से ये पूछ रहा है और ये लंबाई आपको 25 दिया है। तो इसके सामने का ये सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो आपकी कर्ण का काम करेगा, इसके सामने ये जो है विकर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे हम लोग तो आएगा कितना प्यारे बच्चों, देखो पाइथागोरस प्रमेय के नियम से 25 का वर्ग इक्वल टू 24 का वर्ग और प्लस यहाँ से OA का अगर हम निकाले मान तो 25 का वर्ग अगर करेंगे तो 625 और इसका आएगा 576 प्लस OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576 करते हैं तो यहाँ से अगर आएगा तो 15 6 गया 9 और इसी तरह से यहाँ पर आपका बच गया जो है 11 में से 7 गया 7 4 11, इस तरह से 49 आएगा और 49 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो ये हमारा 7 आएगा, 7 सते 49। तो इसमें जो विकल्प है ए विकल्प आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी तरह से, अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और कह रहा जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की जो लंबाई है, ये छाया की लंबाई जो है 20 करड़ी में 3 मीटर है और कह रहा उन्नयन कोण, इससे जो कोण बनेगा यहाँ पर ये क्या होगा। तो आप देखिए विकल्प है, बहुत समय नहीं देना है इसमें, जल्दी से करना है। तो यहाँ देखिए किसका संबंध है, यहाँ आप एक सूत्र जानेंगे लाल बटे कक्का, याद रखना लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण होता है। तो यहाँ पर किसका संबंध आ रहा है, इसका संबंध आ रहा है, अर्थात टैन का आ रहा है, साइन कास टैन और काट से कोसेक। इस तरह से हम टैन का निकालेंगे तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 20 और आधार कितना है 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3। इस तरह से टैन थीटा बराबर यहाँ 20 बटे 20 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का ऊपर नीचे अगर हम लोग गुणा कर दें तो 20 करड़ी में 3 और 20 गुणे 3 हो जाएगा और ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ करड़ी में 3 बटे 3, 3 को हम करड़ी 3 दो बार लिख सकते हैं और कटेगा 1 बटे करड़ी 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम अगर ऐसा नहीं करते यहीं पे कर लेते 20 से 20 कैंसिल तो भी हो जाता, 1 बटे करड़ी 3 मिलता और हम कितने का मान होता है ये जानना चाहिए। तो टैन थीटा बराबर टैन कितने का मान करड़ी 3 होता है तो टैन 30 का होता है, तो थीटा बराबर 30 अंश आ जाएगा। इस तरह से आपका जो विकल्प है इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन 30 दिया हुआ है, ये करेक्ट है। इस तरह से आप लोगों को लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 और 15 कह रहा है क्वेश्चन में कि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। एक देखिए ध्यान से, यहाँ पर वृत्त है और इसमें कह रहा है कि 14 सेमी त्रिज्या के, यहाँ से 14 सेमी
ये त्रिज्या बराबर होगी 14 सेमी दिया गया है। वृत्त के चाप के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। 30 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 30 है, 30 बटे 360, और पाई का मान 22 बटे 7, और आर हमारे पास 14 गुणे 14 है। तो 0 0 कैंसिल, 12 तिया 36 काट सकते हैं, और 7 दूनी 14 और 2 छक 12, इस तरह से और भी कट जाएगा, 2 तिया 6, 11 दूनी 22, इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। और काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो गुणा करेंगे अगर 11 गुणे 14 और बटे 3, तो इस तरह से 154 बटे 3 वर्ग सेमी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ऐसे आपको जो है करना होगा। क्वेश्चन अगला है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला हम बताने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन आपका अगला है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करना नहीं है, कि जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। तो आप लोग दोस्त देखे होंगे कि जोकर की टोपी ऐसे होता है, ये नीचे का भाग जो है ऐसे गोलाकार होता है वृत्त जैसा, और ऊपर ऐसे उठा होता है। तो मतलब इसका नाम होता है शंकु, इसको कहते हैं शंक्वाकार। तो ये जोकर की टोपी जो है वो शंक्वाकार होता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। देखिए 3 विधियां इसके लिए प्रचलित है माध्य ज्ञात करने के लिए। सबसे पहला विधि होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि होती है, आप पढ़े होंगे, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, जिसको हम लघु विधि भी कहते हैं, लघु विधि। और इसके बाद तीसरा होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। अब यहाँ पर देखिए 2 विधियां तो हमें पता है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है, वह हमारी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। इसमें जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि 2 विधि आपसे पूछ रहा है, इससे आसान ये डायरेक्ट होता है, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इससे आसान होता है कि डायरेक्ट तुरंत गुणा करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सरलीकृत रूप हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, और 18 में हमारा कह रहा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक ज्ञात करने का सबसे पहले एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है बेटा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको आना चाहिए। ये आपका ये संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हमारे पास 3 गुणे हमारा जो माध्यिका है 24 है, और 2 माध्य, माध्य कितना है 15 है। इस तरह से हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो 4 तिया 12 को 2 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7, माने 72 आएगा, 24 तिया 72 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 2 और 7 में से 3 गया, कितना आ गया 42। तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। सबसे पहले ये जानिए, एक पासे में जो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो हमारे 6 परिणाम होते हैं, मतलब 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है। तो एक सम संख्या, उसमें सम संख्या 2 आएगी, 4 आएगा, 6 आएगा, टोटल सम संख्या कितने हुए 3 आए। अगर एक पासा आप फेंकते हो 1 2 3 4 5 6, अर्थात कुल परिणाम उसमें 6 होते हैं। अब सम संख्या की बात कर रहा है तो सम 2 है,
4 है और 6 है, टोटल 1 2 3, कितने हैं 3 है। तो 3 बटे हम लोग कितना करेंगे बटे कुल परिणाम 6, और इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। इस तरह से इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से, आप लोग जानते हैं ताश के 52 पत्ते हैं। अब इसमें तमाम होते हैं, 13 आपके 13 पत्ते के होते हैं, जैसे हुकुम होता है, इसमें चीड़ होता है, पान के होते हैं, ईंट के होते हैं, 13 चौके 52 पत्ते होते हैं। इस तरह से कहने का मतलब अगर 52 पत्तों में से एक पत्ते को आदिच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। अब उसमें देखिए उन सभी पत्तों में एक एक पत्ता का इक्का होता है, एक एक पत्ते का आप लोग बादशाह होता है, एक एक पत्ते का बेगम है, और एक एक पत्ते का उसमें गुलाम होते हैं। कुल में मतलब एक एक पत्ता निकाले 4 आते हैं। तो इस तरह से रानी होने की प्रायिकता क्या है, इस तरह से हमारा 4, अगर हमारे 4 आते हैं तो रानी होने की जो प्रायिकता है वो कितना आ जाएगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और इसका आंसर हम छोड़ते हैं, लेकिन इसका आंसर आपका जो आएगा वो 1/13 आएगा। और कैसे आएगा ये आप लोग खुद इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अगर बता ही देते हैं हम लास्ट में 4 बटे अगर आप 52 करेंगे तो 13 चौक को 52, 1/13 इसका आंसर आएगा। क्योंकि इसमें 4 एक आपका 4 इक्का होगा, 4 बादशाह होगा, 4 आपके बेगम होंगे और 4 आपके गुलाम होते हैं। तो जिसमें हमें पूछा गया है कि रानी होने की जो बेगम है रानी होने की, तो वो 4 बटे अगर कुल देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो यहाँ पर 4/52 करेंगे तो 1/13 आएगा। इसका हम वीडियो भी डाले हैं बना करके प्रायिकता किया, और बहुत ही विधिवत हम पढ़ाए हुए हैं कि ये कैसे कैसे कितने पत्ते किसके होते हैं, और कौन कौन पत्ता किस कहाँ पर आएगा, कैसे यूज होता है, और कौन कितना होता है, ये सब मैं बताया हूँ। इसका भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ, उसको जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं बेचन सर एकेडमिक सेंटर में। और जितना भी है आगे का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 हम कल करवाएंगे। ये विकल्प आपका 20 क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया, और तीसरा लेक्चर में अब विकल्प ही नहीं होंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 2-2 नंबर का, उसके बाद 4-4 6-6 जैसे भी नंबर है पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे और कई सेट सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।